ओवैसी की रैली से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है। खासतौर पर यह जेडीयू, एलजेपी या आरजेडी और कांग्रेस को पसंद नहीं आएगी। खासतौर पर उन राजनीतिक दलों को पसंद नहीं आने वाली जो राजनीतिक दल लगातार मुसलमानों की राजनीति करते रहते हैं। ये उन नेताओं को भी पसंद नहीं आने वाली है जिन नेताओं ने अपनी पार्टी में तो मुसलमानों को जगह नहीं दी, लेकिन मुस्लिम वोटों से पार्टी की नींव रखने वाले और प्रत्याशियों को जिताने वाली पार्टियों के सहारे दिल्ली में बैठे हुए हैं। जी हां, आज मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इस बार हुंकार मुसलमानों ने ओवैसी के सामने भरी है। इसी दिन का इंतजार जिस दिन से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था सबको था। असदुद्दीन ओवैसी आए और भारी तादाद में हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट होकर ओवैसी के सामने बताएं कि हां, हम आपके साथ खड़े हैं। आज ओवैसी को यह भी दिखाने जा रहा हूं कि अमूमन आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी साहब जब मंच पर खड़े होते हैं तो अपने ही नाम का जिक्र बार बार करते हैं। मोदी डरेगा नहीं, मोदी करेगा नहीं, लेकिन आपने असदुद्दीन ओवैसी के मुखमंडल से कभी सुना नहीं होगा। उन्होंने समाज की बात की, उन्होंने समुदाय की बात की। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि तुम कितना डरा लो, ओवैसी डरेगा नहीं। अपने नाम का सबसे ज्यादा गुणगान करने वाले मोदी जी और उनकी पार्टी क्यों ओवैसी की इस रैली के साथ बेचैन नजर आ रही है, वो भी दिखाऊंगा वो भिड़ंत भी जिसमें किंग मेकर बनने की लड़ाई में एक पार्टी, एक नेता बेचैन हो उठे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये आज की वीडियो बहुत खास है। खास किस लिहाज से, पहले वीडियो देखिए। आजादी का वादा करते हैं। मैं आग्रह करूंगा मेरे कुछ गार्जियन लोग सांकेतिक रूप से जुड़े ताला खोल करके सामने सटे, ताला खोल करके बिहार को आजादी दिलाएंगे। एक गुलामी का जंजीर जो फैलाया हुआ एक पार्टी ने हमें बांधा हुआ है, उस कैंडिडेट को जिताएंगे, चाहे वो किसी पार्टी किसी जाति से हो। आइए, क्या है यह अचानक बेड़ियां क्यों बंधी हुई थी हाथों में? कौन थे ये मुसलमान? क्या कैद कर लिए गए थे? नहीं, यह सांकेतिक रूप से उन पार्टियों का विरोध था जिन पार्टियों ने बिहार में सिर्फ मुसलमानों का वोट की खेती काटी और खुद वो फसल हजम कर गए। जी हां, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में मुस्लिम समाज अपने हाथ में कोई रस्सी, कोई बेड़ियां बांध कर आया था। एक एक करके मंच पर खड़े होकर ओवैसी ने सबके हाथों की बेड़ियां खोली और वहीं पर उन्हीं मुसलमान समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने खासतौर पर यह ऐलान किया कि हम किसी भी कीमत पर अब किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं बनने जा रहे हैं। जी हां, गुलाम किन पार्टियों के लिए इख्तियार किया जा रहा है? यह मत सोचिए आरजेडी और कांग्रेस के लिए, यह जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है। क्योंकि आप यह बात क्लियर समझ लीजिए, नीतीश कुमार सिर्फ कुर्मी वोट बैंक पर सीमित नहीं है। मुसलमानों की तरफ से मिलने वाला वोट भी उनको असर पहुंचाता है, उन तक अपनी बात रखता है। यही एक वजह है कि जैसे ये तस्वीर सामने आई है, कई राजनीतिक दल बेचैन हो उठे हैं। इस पर जवाब क्या दिया जाए? दरअसल मुसलमानों ने ऐलान कर दिया ओवैसी के सामने अब दरी नहीं उठानी हमें। दरअसल ये हुआ भी ऐसी जगह पर जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने एक हिंदू नेता को अपना प्रत्याशी बनाया, राणा रणजीत सिंह को। राणा रणजीत सिंह जो है, जो इस समय बीजेपी के मौजूदा विधायक के भाई हैं, जो अब एआईएमआईएम से ढाका से ये प्रत्याशी है, वो मंच पर मौजूद थे। और इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदूगी में तमाम मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने राणा रणजीत सिंह के नाम के नारे भी लगाए, जिंदाबाद के नारे लगाए। ओवैसी की सभा में हाथों में बेड़ियां बांधकर पहुंचे लोग मोतिहारी के ढाका का नजारा देखिए। एआईएमआईएम प्रमुख ने राणा रणजीत के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दिन का वैसे भी इंतजार था। अब आते हैं एक दिलचस्प लड़ाई पर। अब तक ओवैसी ने अपनी मौजूदगी से 2 गठबंधनों और 5 से ज्यादा 5, जी हां 5 कह रहा हूं, 5 बड़े राजनीतिक दलों को की बेचैनी बढ़ा दी थी, जिसमें जेडीयू, एलजेपी, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी शामिल है। लेकिन एक राजनीतिक दल जिसे पूरी उम्मीद थी कि वो 3 साल से कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, वो लगातार यहां से वहां तक घूम रहे हैं। उन्होंने एक एक जगह जाकर अपने 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 243 में से कितनी जीतेंगे वो खुद नहीं जानते। लेकिन अपने आप को बौद्धिकता के सर्वोच्च पद पर बैठा होने के लिए उन्होंने कई तरह के इंटरव्यू दिए। कभी तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई का जिक्र, कभी सम्राट चौधरी पर। यह सवाल उठने चाहिए
तेजस्वी से भी पूछा जाना चाहिए और सम्राट चौधरी से भी। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दे डाला है, यकीन मानकर चलिए वो एक ऐसा ही व्यक्ति दे सकता है जो निरक्षर हो। जी हां, जो पढ़ा लिखा ना हो, जानकार ना हो। क्या दिया बयान, मैं वो दिखाता हूं, और इस बयान के पीछे बेचैनी प्रशांत किशोर की क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बयान देखिए। इसमें लिखते हैं, पीके प्रशांत किशोर ने असदुद्दीन ओवैसी को अच्छे दोस्त बताते हुए कहा, वे अपना हैदराबाद ही संभालें, सीमांचल में आकर कंफ्यूजन ना बढ़ाएं, क्योंकि यहां के नेता सीमांचल के बेटे ही होंगे। तो पहला सवाल, हैदराबाद ही संभालें। हैदराबाद क्या असदुद्दीन ओवैसी का है? क्या ओवैसी ने कभी कहा कि हैदराबाद मेरा है? हैदराबाद प्रज्वल गौतम का भी है, हैदराबाद प्रशांत किशोर का भी है, हैदराबाद इस देश के एक एक नागरिक का है। तो कभी ओवैसी ने कहा ही नहीं, तो कैसे इन्होंने हिस्सा बांट कर लिया? प्रशांत किशोर होते कौन है ये कहने वाले, यानी निरक्षर होने की पहला सबूत दे दिया कि हैदराबाद संभाले। ये दूसरा, उन्होंने कहा सीमांचल वाले का कंफ्यूज ना करें, सीमांचल के बेटे ही होंगे यहाँ के नेता। तो किसने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बाहर से लोगों को लाकर मैदान में उतार रहे हैं? बीजेपी थोड़े ना है कि मैथिली ठाकुर, जो अब तक कहते हैं कि बहुत परेशान थी, आज तक उनके पिता ने, उन्होंने जिक्र नहीं किया कि आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज आ गया था और उनके पिता को बिहार छोड़कर जाना पड़ा था। ये बातें आज तक नहीं बताई उनके पिता ने, अचानक से बताई टिकट मिलते ही बेटी को। यकीन मानिए अगर कांग्रेस या आरजेडी टिकट दे देती तो कुछ और कहते नजर आते। खैर, ये साफ समझ में आता है किसके कहने पर दिया। तो बीजेपी थोड़ी ना है कि मैथिली ठाकुर जो अब तक दिल्ली में रह रही थी, बिहार को पूछ तक नहीं रही थी, अचानक से बिहार की याद सताने लगी और फिर से वही लोकगीत शुरू कर दिए बीच बीच में जाकर, जिसके लिए 5-5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा। अब देखिए ये कह रहे हैं, कहते हैं इसमें जवाब दिया है, बिहार ना लालू की जागीर है, ना नीतीश की, पीके या किसी और की, नेता विशेष की। दूसरा, ये जनाब अख्तर उल इमान सहित तमाम उम्मीदवार सीमांचल और बिहार के ही है, ना कि हैदराबाद या कहीं और के। ये बात स्पष्ट है। चलिए अब आप इसमें बताता हूं दिक्कत क्या है। दरअसल ये है कि जो गोदी मीडिया एनडीए की सरकार बनाने के लिए उत्साहित नजर आ रही है बिहार में, वही गोदी मीडिया एक सर्वे के जरिए बार बार ये बता रही है कि इस बार जनस्वराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी एक किंग मेकर बनेगी। बड़े उत्साहित हैं किंग मेकर के नाम से, कि उनको मालूम है कि इतनी सीटें पर उतार तो दी हैं, ज्यादा तो आधे क्या ज्यादा बहुत सारे लोगों की, आधा तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, उससे ज्यादा लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। ये खुद प्रशांत किशोर को पता है, लेकिन उनको लगता है कि मुट्ठी भर इतने विधायक तो आ जाए, कम से कम किंग मेकर बन लिया जाए, कोई ना कोई मंत्री पद पकड़ लिया जाएगा। बिहार में एमएलसी की सुविधा भी है, एमएलसी बने मंत्री बने क्या फर्क पड़ता है। ये पूरी उम्मीद के साथ बैठे हैं, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए एआईएमआईएम आ गई है। उनको दिख रहा है कि मीडिया चाहे कितना ही माहौल बनाए, लेकिन हकीकत यह भी है कि एआईएमआईएम का अपना एक ऑरा है। सीमांचल का वो इलाका जहां एआईएमआईएम का गढ़ बन चुका है। मैं ये नहीं कह रहा किसी के जगह है, जागीर है, नहीं, एआईएमआईएम का गढ़ है, प्रभाव है, लोग पसंद करते हैं। इसलिए खास तौर पर सीमांचल को लेकर बेचैन हो उठे जनस्वराज के प्रशांत किशोर, कहने लगे कि कंफ्यूजन मत फैलाओ, ऐसा ना हो मेरा किंग मेकर बनने का सपना टूट जाए। वैसे ही कई बार फजीयत हो चुकी है, कभी पार्टी छूटती है, कभी नेता छोड़ते हैं, कभी पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगता है। ये सब कुछ प्रशांत किशोर झेल रहे हैं। नमस्कार।